हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज का हमारा जो सेट है वो कंप्यूटर का प्रैक्टिस से नंबर 5 है, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम है। दोस्तों, कंप्यूटर की जनरेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उसमें किस प्रकार का प्रोसेसर काम करता था, दूसरे प्रकार में कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया, तीसरे में कौन सा, चौथे में कौन सा और पांचवें में कौन सा, यही यहाँ पर सिक्वेंस पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि प्रथम प्रकार के जो कंप्यूटर थे या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में थे, उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। इंडिविजुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसमें किस प्रकार का प्रोसेसर यूज किया गया था। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कंप्यूटर जनरेशन की। ठीक, कंप्यूटर की जनरेशन की हम लोग बात करेंगे। जैसे हम बात करें कंप्यूटर की पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों कंप्यूटर में 5 पीढ़ियां हैं, इस बात को जानेंगे। ठीक है, चौथी और पांचवी। पहली प्रथम पीढ़ी की अगर हम बात करें, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें किस प्रकार का प्रोसेसर यूज किया गया था। दोस्तों, पहले तो हमें ये इनका ईयर भी पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के जो जनरेशन थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की, वो कब से कब तक थी। तो दोस्तों 1946 से लेकर 1959 तक का जो समय रहा है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय रहा है। क्लियर। बाकी इसमें जो है इस प्रकार के जो कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी के, वहाँ पर जो है या इस समय जो है एक प्रोसेस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, किसका इस्तेमाल कर देते हैं यहाँ पर, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कर देते हैं। इंपॉर्टेंटली ये पूछा जाता है कि प्रथम प्रकार के जो कंप्यूटर थे उसमें किसका इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। और इसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में जो है दोस्तों यहाँ पर पंच कार्ड ये भी पूछा जाता है। तो प्रथम प्रकार के जो कंप्यूटर थे वहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के रूप में यानी कि मेमोरी के रूप में जो है वो पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, पेपर टैप का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, ये जो है स्टोरेज डिवाइस है, इनका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो दोस्तों यूनिवैक जो है वो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये पहला प्रथम पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यूनिवैक फर्स्ट, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इनियाक का आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। और एक आपका ईडी सैक। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। इस्तेमाल किसका होता है, वैक्यूम ट्यूब का। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर दोस्तों हम द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर हम बात करें, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का इस्तेमाल होता था ये अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो है जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। और ये ट्रांजिस्टर जो था वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता था। किसका होता था, ये एक सेमीकंडक्टर होता था जो सिलिकॉन और जर्मेनियम धातु का बना होता था। इस बात को याद रखेंगे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों स्टोरेज डिवाइस के रूप में जो है मैग्नेटिक टेप इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक डिस्क ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल जो है वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और 1401 कंप्यूटर था। और एक यहाँ पर IBM 1620, इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज में जो है आपका कोबोल, फोर्ट्रॉन, ठीक फोर्ट्रॉन,
इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल जो है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा था, इस बात को भी याद रखेंगे। तीसरी बात हम बात करते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था, इस बात को याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो जैक किल्बी द्वारा डेवलप किया गया था, ये याद रखेंगे, जैक किल्बी, इंपॉर्टेंट है। चौथी पीढ़ी की अगर हम बात करें, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर जो है माइक्रो प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाने लगा। ठीक है, जिससे जो है हम दोस्तों BLSI भी इस्तेमाल होता था। BLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। BLSI किस में होता था? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ, BLSI। ठीक है, इसके बाद अगर हम दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है दोस्तों ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और SLSI का इस्तेमाल जो है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाने लगा। क्लियर? तो समझ में आया, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर या BLSI, और आपका ULSI एंड SLSI जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था। अब ये बात समझ में आई क्या प्रोसेस था? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में क्या है, तो क्या होगा, पहले आपका वैक्यूम ट्यूब, फिर आपका ट्रांजिस्टर, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, और ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिम, ये जो सिम है, इस सिम का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक, ये तो इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें इस्तेमाल क्या होता है? इसमें जो दोस्तों यूज होता है, जो सिम में हम लोगों ने देखा होगा, वो छोटा सा एक तांबे का कलर का, गोल्डन कलर का जो चिप जैसी होती है, जिसे हम, वो होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है, और जो है ये जो है सर्विस सब्सक्राइबर की संचित होती हैं। इसमें क्या होते हैं, सिम में दोस्तों जो है कुछ कीज जो है संचित होती हैं, जिनका नाम होता है सर्विस सब्सक्राइबर की, जो है ये इसमें इंस्टॉल होती हैं, संचित होती हैं। तो सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि CPU क्या है? क्या CPU इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या स्टोरेज डिवाइस है? दोस्तों CPU की अगर हम बात करें, CPU की वैल्यू तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसकी फुल फॉर्म में ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, CPU एक दोस्तों हार्डवेयर है, इस बात को याद रखेंगे। ये एक हार्डवेयर होता है, इस बात को याद रखेंगे। CPU जो है ना, प्रोसेसिंग यूनिट है, अर्थात ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो CPU क्या है? CPU जो है दोस्तों एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये याद रखेंगे। CPU जो है किन चीज़ों से मिलकर बनाता है? दोस्तों CPU में CU होता है, प्लस MU और प्लस ALU। इन तीनों ही ALU, इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो है CPU का निर्माण हुआ है। CU का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, और ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, ये बात समझ में आ चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें CPU को और क्या कहा जाता है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
जबकि अगर हम सीयू की अगर हम बात करें, इसको जो है मैनेजर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मैनेजर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ये जो है सीयू को कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों जो है सीपीयू आल्सो नोन एज, इसको जो है माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर भी इसे कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीपीयू क्या है आपका? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी द्वितीयक स्मृति डिवाइस है? मतलब कह रहा है कि कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें, हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। क्लियर? कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम लोग बात करें, तो कंप्यूटर मेमोरी में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी जो है दोस्तों 2 प्रकार की होती है। ठीक, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों मेन मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी। ठीक है, दूसरी होती है दोस्तों आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक, जिनको जो है दोस्तों ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो भी 2 प्रकार की होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक होती है वो वाली जो डायरेक्ट एक्सेस होती है, जिनको डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, डायरेक्ट एक्सेस। ठीक, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। दूसरी वो मेमोरी होती है जो सीक्वेंशियल होती है, जो इसे क्रम से इस्तेमाल किया जाता है एक। ठीक है, तो उनको कहते हैं सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मेमोरी। ठीक, सीक्वेंशियल मेमोरी के अंतर्गत दोस्तों आपका आ जाता है क्या? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है वो आपकी कुछ प्रकार की मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत भी ये सीक्वेंशियल मेमोरी है। जबकि हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो होती है दोस्तों हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक, ये क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो डायरेक्ट यूज की जाती है, डायरेक्ट एक्सेस होती हैं। इस और दूसरी होती है ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क। तीसरी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ये 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम बात करें मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत कौन सी मेमोरी आ जाती हैं, तो दोस्तों आपकी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जो है ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, और डायरेक्ट एक्सेस में भी पूछा जाए तो फ्लॉपी डिस्क आपकी एक मैग्नेटिक डिस्क है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों जो है मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आ जाता है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क जो है दोस्तों एक सेकेंडरी मेमोरी है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। और हार्ड डिस्क भी दोस्तों जो है पुनः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से आपकी एक होती है जिप जिप हार्ड डिस्क। ठीक, दूसरी होती है दोस्तों डिस्क पैक, और तीसरी जो होती है वो होती है विंचेस्टर डिस्क। तो विंचेस्टर डिस्क क्या है? विंचेस्टर डिस्क जो है एक सेकेंडरी मेमोरी है, और किस प्रकार की? मैग्नेटिक डिस्क है, और अंदर का पूछा जाए तो हार्ड डिस्क है, एक टाइप है। ऑप्टिकल मेमोरी में दोस्तों जो है आपकी सीडी आ जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना? इस प्रकार की जो है ये ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क में जो है आपकी आ जाती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जिसे हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, और दूसरा आपका मेमोरी कार्ड, एमसी मतलब मेमोरी कार्ड जिसे हम कहते हैं चिप भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ? ये तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो एएलयू आपका जो है एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कोई द्वितीयक मेमोरी नहीं है।
ये एक सीपीयू का भाग है। सीपीयू आपका कोई सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। माउस आप जानते हैं एक आपका हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक डिस्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक डिस्क आपका क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी में भी ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। क्लियर। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि ये जो की है, कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल की होती है, शिफ्ट की होती है, आल्ट की होती है। ये सभी जो हैं अपने आप में दो दो होती हैं। दो कंट्रोल की होती हैं, दो शिफ्ट की होती है और दो आल्ट की होती है। ये याद रखेंगे। इन कीज को जो है, इन सभी की को जो दोस्तों मॉडिफायर की कहा जाता है। इनको जो है मॉडिफायर की कहा जाता है, संशोधित की कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो किसी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल जो है 104 की होती हैं, जिनमें फंक्शन की भी पूछा जाता है। फंक्शन की कितनी होती है दोस्तों? फंक्शन की संख्या जो है 12 होती है। इस बात को याद रखेंगे। एक पॉइंट और याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें से दोस्तों कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, इन तीनों को संयुक्त रूप से जो है अगर हम दबाएं तो इसे थ्री फिंगर सैल्यूट की कहते हैं। क्या कहा जाता है? थ्री फिंगर सैल्यूट की। ठीक, तो थ्री फिंगर सैल्यूट की किसे कहा जाता है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि एच डी एम आई का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एच डी एम आई का मतलब होता है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एच डी एम आई का आप जानते हैं कि यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज जो है दोस्तों कंप्यूटर मॉनिटर में वीडियो प्रोजेक्टर, डिजिटल टेलीविजन आदि को सूचना प्रसारित करने के लिए जो है एचडीएमआई का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। आपने देखा होगा जब आपके घरों में एलईडी टीवी लगी होती है ना, तो उसमें एचडीएमआई पोर्ट भी होता है। तो वही आपका जो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या कहें क्लोज सोर्स होते हैं। ठीक, क्योंकि इसके लिए आपको पे करना होता है। तो जीयूआई आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पोर्टेबल भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। मल्टीमीडिया भी जो है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। जबकि ओपन सोर्स जो होते हैं वो होते हैं, ये फ्री होते हैं। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका लाइनेक्स आपका क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों ही संबंधित हैं। बाकी यहाँ पर जी यू आई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 का कह रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ये इसको जो है दोस्तों सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, याद कर लेंगे, इजी है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कि यूनिकोड प्रदान करता है। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक कोड एक विशिष्ट कोड देता है। यूनिकोड जो है एक विशिष्ट कोड प्रोवाइड करता है। तो ये करता क्या है कि सभी कंप्यूटर प्रोग्राम की जांच के लिए समान कोड देता है? नहीं, ये प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यूनिक कोड जो है आपका यूनिक मतलब यूनिक कोड। ठीक है, तो ये प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट एक यूनिक कोड प्रदान करता है। कौन? यूनिकोड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है? हॉस्टल नहीं, आर्टिकल नहीं, न्यूज़पेपर, ये सभी चीज़ें नहीं दे सकता है।
पोर्टल जो होता है दोस्तों आपका ये सभी चीज़ें प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट है, पोर्टल इज़ अ राइट आंसर। क्लियर? पोर्टल का मेन मतलब होता है, पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों प्रवेश द्वार। ठीक? पोर्टल का मतलब होता है प्रवेश द्वार, इस बात को भी याद रखेंगे। तो पोर्टल में ये आप सारी चीज़ें आपके पास प्रोवाइड होती है ना कि पोर्टल। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए किस फ़ोल्डर में सहेजा जा सकता है? आप जानते हैं कि कोई आप जब जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई मैसेज टेक्स्ट किया और आप उसको जो है सेंड नहीं किए, बस टेक्स्ट ही छोड़ दिया, तो वो आपका कहाँ चला जाता है? ड्राफ्ट में चला जाता है, जिसे हिंदी में मसौदा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? क्रैकर्स जो होते हैं, वो जो है उनको हैकर्स भी कहा जाता है और उनको जो है ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। ठीक है? ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है क्रैकर्स को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 की तरफ। कह रहा है कि ओएसआई मॉडल में नीचे से ऊपर तक लेयरों के सही क्रम में पहली 4 क्रमें हैं। दोस्तों पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक, इंटरकनेक्शन एक्चुअली होता क्या है कि दोस्तों एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है। तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में आपको कुछ डेटा सेंड करना है, तो उसके लिए कुछ लेयरें होती हैं। ओएसआई के माध्यम से 7 लेयरें होती हैं। कितनी होती हैं? 7 लेयरों से होकर डेटा यहाँ पर ट्रांसमिट होता है, यहाँ पर पहुँचता है। तो वो 7 लेयरें कौन-सी हैं? वैसे तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो पहली लेयर की अगर हम बात करेंगे, पहली लेयर जो होती है दोस्तों फिजिकल लेयर होती है। पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, ठीक है? सबसे पहले हमको जो है कनेक्शन बनाना पड़ता है ना? तभी तो डेटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरी जो होती है स्टेप लेयर होती है, उसे कहते हैं डेटा लिंक। ठीक? डेटा लिंक लेयर इम्पोर्टेंट है। तीसरी लेयर जो होती है वो होती है आपका नेटवर्क, नेटवर्क लेयर। चौथी लेयर जो होती है वो होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है? पांचवी जो लेयर होती है वो होती है आपकी सेशन लेयर। आपने देखा होगा कभी कभी सेशन आउट हो जाता है ना, तो वो पांचवी लेयर होती है सेशन लेयर। इसके बाद छठी लेयर जो होती है वो होती है आपकी परसेंटेशन लेयर, परसेंटेशन लेयर आपके डेटा को मिनिमाइज करता है, कंप्रेस करता है ना? तो वो आपका सातवीं लेयर होती छठी लेयर होती है। और सातवीं लेयर इधर देख लीजिए जो कि लास्ट लेयर होती है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक, एप्लीकेशन लेयर इंपॉर्टेंट है। ऊपर की जो 3 लेयरें होती हैं इनको दोस्तों जो है हम मीडिया लेयर भी कहते हैं। जबकि आपकी अंतिम जो 4 लेयरें हैं, नहीं सॉरी, जो पहली जो 3 लेयर हैं ये जो, इनको कहते हैं मीडिया लेयर। और ऊपर की जो 4 होती हैं उनको कहते हैं हम होस्ट लेयर। ठीक, होस्ट लेयर कहते हैं, ये भी इस बात को भी याद रखेंगे। तो कौन सी होंगे? पहले फिजिकल हो गई, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर आपका ट्रांसपोर्ट। तो फिजिकल डेटा लिंक ये आपका नहीं होगा। उसके बाद नेटवर्क होता है, फिजिकल नेटवर्क नहीं, फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सातों लेयर हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे एक सीक्वेंस से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड का एक फीचर है? एमएस वर्ड जो हम लोग वर्क जिसमें करते हैं, आपको वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच करने की अनुमति देता है। जब हम दोस्तों टाइप करते हैं तो हमारे जब टेक्स्ट गलत हो जाता है तो उसमें अंडरलाइन जो है रेड कलर की हो जाती है और ग्रीन कलर की भी हो जाती हैं। तो उसके अंक को सही करने की अनुमति देता है आपको
स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर जो है इसकी अनुमति देता है। अगर इसकी शॉर्टकट की हम बात करें, शॉर्टकट की जो होती है वो F7 होती है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। बाकी रेड कलर की जो लाइन होती है वो आपकी स्पेलिंग एरर को बताता है। ये भी पूछा जाता है कि स्पेलिंग एरर को बताता है। यदि आप कोई डेटा टेक्स्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर रेड लाइन हो गई तो इसका मतलब आपने स्पेलिंग गलत की है। जबकि अगर आपका अंडरलाइन में अगर आपका ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, ग्रीन कलर की लाइन है, तो आपने जो है ग्रामर एरर की है। तो आप समझ जाएंगे कि आपने ग्रामर एरर कर दी है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न 16। प्रश्न क्या कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है। एक तो आपको दोस्तों इसके लिए वीडियो कैमरा भी तो होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपके पास तो कैमरा होना चाहिए, वीडियो कैमरा या वेब कैमरा भी होता है ना, जिसे हम कहते हैं वेब कैम होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, है ना, कंप्यूटर मॉनिटर होना चाहिए, या आजकल तो मोबाइल चल रहा है ना, मोबाइल से हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोफोन होना चाहिए, कम्युनिकेशन करने के लिए माइक्रोफोन की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें लाउड स्पीकर भी होना चाहिए, लाउड स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। ठीक है। प्रिंटर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, स्कैनर नहीं, वेबकैम की ज़रूरत पड़ती है, माउस की ज़रूरत नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 15 प्रश्न थे जो कि यूपी ट्रिपल एससी में 15 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए। तो दोस्तों ये हमारी 5वीं क्लास थी, इससे पहले 4 क्लास करा दी गई हैं, वो आप ज़रूर देखें। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।